हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम ट्रांसफार्मर से रिलेटेड 25 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देखेंगे जो कि जेवी गुप्ता की ऑब्जेक्टिव इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी से ली गई है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द फेजर डायग्राम ऑफ अ ट्रांसफार्मर ऑन लोड कैन बी ड्रॉन ओनली इफ वी नो। जो ट्रांसफार्मर का जो ऑन लोड फेजर डायग्राम होता है उसे हम ड्रॉ कर सकते हैं क्या क्या जान के। तो इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर्स ऑफ ट्रांसफार्मर ये बिल्कुल सही है, लोड करंट ये भी बिल्कुल सही है, और लोड पावर फैक्टर ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑल ऑफ द अबव। देखिए, ट्रांसफार्मर का अगर हम ऑन लोड फेजर डायग्राम देखें तो उसको हम लोग ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, ये जो फ्लक्स है और ये जो V1 अप्लाइड वोल्टेज है, ये दोनों क्वाड्रेचर में रहते हैं एक दूसरे के। फ्लक्स के साइड में यहाँ पर मैग्नेटाइजिंग करंट Imi होता है, और यहाँ पर कोर लॉस कंपोनेंट IC होता है V1 के साथ फेज में। इन दोनों के फेजर सम से हमें नो लोड करंट मिलता है, यानी नेट नो लोड करंट I0 जो ट्रांसफार्मर ड्रॉ करता है जब उस पर कोई लोड नहीं होता है। तो इसके बीच के जो एंगल है I0, जिसे कहते हैं हम लोग नो लोड पावर फैक्टर एंगल कहते हैं, और cos फाई नॉट होता है नो लोड पावर फैक्टर। उसके बाद अगर हम और दूसरे फेजर्स को देखें तो यहाँ पर ये दोनों साइड होता है E1 और E2, और यहाँ पर हमारा I2 आता है जो कि V2, जो I2 आता है जो कि V2 के साथ एक एंगल बनाता है फाई 2, जिसे कि लोड पावर फैक्टर कहते हैं, एंगल कहते हैं। cos फाई 2 लोड पावर फैक्टर होता है। इसका अगर हम रिफ्लेक्शन देखें यहाँ पर अपोजिट में, जो कि एमएमएफ बैलेंस इक्वेशन से होता है, वो होता है I2 डैश, जिसमें हम लोग बैलेंस इक्वेशन कैसे लेते हैं दोस्तों, I1 इंटू N1 इज इक्वल टू I2 डैश इंटू N2। दोनों का एमएमएफ एक दूसरे को बैलेंस करता है, तो I2 डैश उसका रिफ्लेक्शन होता है। अब I0 और I2 डैश इन दोनों का जो फेजर सम होता है वो होता है I1, और ये जो एंगल होता है ये होता है फाई 1। ये इनपुट साइड का पावर फैक्टर एंगल है। तो इस सारे में आप देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर ऑफ द ट्रांसफार्मर चाहिए, जिसे कि इक्विवेलेंट सर्किट पैरामीटर से हम लोग IC और IMU निकाल सकते हैं, RC और XM रहता है तब। उसके बाद लोड करंट चाहिए, जो हमारा लोड करंट I2 है वो चाहिए। उसके बाद लोड पावर फैक्टर, लोड का जो पावर फैक्टर फाई 2 वो चाहिए। उससे हम लोग सारा इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ट्रांसफार्मर का जो सर्किट एनालिसिस हम लोग करते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। When a transformer is operating at no load, the primary applied voltage is approximately balanced by। प्राइमरी वोल्टेज को बैलेंस कौन करता है, प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन नो लोड में I2 करंट तो जीरो हो जाता है, तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है, अगर हम डायग्राम को देखें इस तरह से, तो ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी वाइंडिंग होता है उसमें जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वही इसको बैलेंस करता है। तो प्राइमरी इंड्यूस ईएमएफ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 kV 230 वोल्ट बाय 100 वोल्ट सिंगल फेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैविंग नेग्लिजिबल वाइंडिंग रेजिस्टेंस एंड लीकेज इंडक्टेंस दिया गया है। नेग्लिजिबल इज ऑपरेटिंग अंडर सैचुरेशन while 250 volt 50 hertz sinusoidal supply is connected to the high voltage winding. A resistive load is connected to the low voltage winding which draws rated current. Which one of the following quantities will not be sinusoidal? तो इसमें आंसर हो जाएगा करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। सोर्स से करंट ड्रॉ करता है वो साइनसोइडल नहीं होगा। आप हमेशा ये याद रखिएगा दोस्तों कि पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में भी यही देखें हम लोग कि जो सोर्स से करंट ड्रॉ होता है उसमें थर्ड हार्मोनिक्स होता है। तो करंट के केस में जो लोड हार्मोनिक्स होता है उसको हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, जो लोड में करंट आता है। लेकिन जो सोर्स में करंट होता है उसमें हार्मोनिक्स होता है। तो हार्मोनिक्स होने से क्या होगा कि कोई भी क्वांटिटी होता है वो साइनसोइडल नहीं होता है। हार्मोनिक्स अलग अलग टाइप के होते हैं, थर्ड हार्मोनिक्स होता है, फिफ्थ हार्मोनिक्स होता है। तो थर्ड हार्मोनिक में जैसे थर्ड हार्मोनिक हुआ तो उसका जो फ्रीक्वेंसी होता है फंडामेंटल जो करंट या वोल्टेज या जो भी क्वांटिटी है उसके फ्रीक्वेंसी का थर्ड 3 टाइम्स होता है। फिफ्थ हार्मोनिक में वो फिफ्थ टाइम्स हो जाता है, और एम्पलीट्यूड 1/3 और 1/5 होता है। तो वो जो एक्चुअल वेवफॉर्म है उसको डिस्टॉर्ट करता है। तो अगर आप थर्ड हार्मोनिक को मिला के देखिएगा, इसमें ये है थर्ड हार्मोनिक और ये फंडामेंटल है, तो उसका जो कुछ वेव शेप है वो कुछ इस तरह से आ जाता है। इस तरह से कुछ वेव शेप आता है उसका। तो इसका मतलब है कि साइनसोइडल नहीं होता है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। कंसिडर द सर्किट ऑन इन द गिवन फिगर फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर टू द लोड द प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो मस्ट बी। अब हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट थ्योरी में हम एक चीज जानते हैं दोस्तों कि अगर अगर हमारे पास यहाँ पर कोई इस तरह का सोर्स है,
और उसका अगर इंटरनल रेजिस्टेंस समथिंग दिया है, सपोज आर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है और आर एल इसका लोड है, लोड रेजिस्टेंस है, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए क्या होना चाहिए कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस है आर इज इक्वल टू जो लोड रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए। तो उसके हिसाब से इसको हम लोग देखते हैं। अब हम लोग ये सेकेंडरी में 100 ओम दिया हुआ है, इसको हम लोग प्राइमरी में ट्रांसफर करते हैं। तो प्राइमरी में ट्रांसफर करने का क्या फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसे हमेशा याद रखिएगा। सपोज इसका N1 टर्न N1 है और ये N2 है, इस इम्पीडेंस को वो ट्रांसफर करना है, तो जहां ट्रांसफर करना है उसको हम लोग न्यूमरेटर में रखते हैं और जो जिसको ट्रांसफर कर रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखते हैं। तो ये 100 ओम को अगर इधर ट्रांसफर किया जाए तो वो जो आर वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा N1/N2 का होल स्क्वायर इंटू 100। अगर इसको हम लोग इधर ट्रांसफर करते हैं तो N2/N1 का होल स्क्वायर इंटू 100 होता है। तो अगर ये क्वांटिटी है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका दिया 900, इसके इक्वल हो जाए तो आप इस इक्वेशन को इक्वेट करके N1/N2 हम निकाल सकते हैं। N1/N2 जो कि आएगा 3। तो इसका सही आंसर है बी, 54 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस exact equivalent circuit of a transformer is usually replaced by approximate equivalent circuit. In doing so, errors introduced due to winding, copper loss and core loss of different nature. Due to this, the analysis by approximate equivalent circuit gives fairly satisfactory result. Under circumstances, which one of the following statement is correct in respect to losses refer to approx equivalent circuit as compared to exact? यानी approx equivalent circuit और exact equivalent circuit में क्या डिफरेंस आ जाता है इसके लॉसेस में, इसके बारे में पूछा है। आइए देखते हैं ऑप्शंस में। तो इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको कि क्या क्वेश्चन में पूछा है। देखिए, अगर हम एक टिपिकल ट्रांसफार्मर का डायग्राम देखें, फेजर डायग्राम देखें, तो वो इस तरह से होता है। ये प्राइमरी एंगल, प्राइमरी इम्पीडेंस होता है और ये इंडक्टेंस होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए लीकेज रेजिस्टेंस दे दिया, इंडक्टेंस दे दिया। यहाँ पर दो कंपोनेंट होता है, एक होता है कोर लॉस कंपोनेंट और ये होता है मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, जिसकी वैल्यू होती है RC और XM। यहाँ पर हमारा प्राइमरी अप्लाई वोल्ट होता है V1। फिर यहाँ पर एक करंट होता है, आता है, ये हमारा टोटल I1 करंट है जो कि यहाँ पर I0 करंट और I2 डैश करंट में डिवाइड हो जाता है। फिर यहाँ पर सेकेंडरी वाइंडिंग होती है और फिर इधर लोड होता है। तो अभी क्या होता है कि ये तो आपका अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट हुआ। अगर हम लोग को एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट हुआ, अगर हम लोग को अप्रोक्सीमेट इक्विवेलेंट सर्किट निकाला है दोस्तों, तो उसके केस में हम लोग क्या करते हैं कि इसको हम लोग इधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी इस ब्रांच में ट्रांसफर कर देते हैं और यहाँ पर इन दोनों को I2 डैश को R2 और X2 डैश से कंप्यूट करते हैं। तो इधर ट्रांसफर कर देने से फिर क्या होता है कि जो सर्किट हो जाता है वो इस तरह का कुछ हो जाता है। अब इसमें क्या हुआ दोस्तों, देखिए पहले जो पहले वाली सर्किट थी उसमें जब ये यहाँ पर था तो I2 जो कर I1 जो करंट है वो यहाँ पर एक इम्पीडेंस ड्रॉप क्रिएट कर रहा था। वो I1 का जो इम्पीडेंस ड्रॉप है वो इसके केस में नेगलेक्ट हो गया है। तो अब इस ब्रांच को अगर हम इधर ले आए तो इसके अक्रॉस फुल V1 वोल्टेज आ रहा है। पहले क्या था, ये V1 वोल्टेज जो था माइनस दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज था, इसके अक्रॉस वोल्टेज। अब ये फुल V1 वोल्टेज आ गया है। फुल V1 वोल्टेज आने से क्या होगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज बढ़ गया। पहले यहाँ पर था तो सिंस ये वोल्टेज ड्रॉप आया था तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज था वो थोड़ा कम था। अब इसके अक्रॉस फुल वोल्टेज आ गया। अब इसके अक्रॉस फुल अगर वोल्टेज आया है तो हम जानते हैं कि ये जो कोर लॉस कंपोनेंट का जो वोल्टेज हो जाएगा वो हो जाएगा V1/R यानी करंट का होल स्क्वायर इंटू R। अब ये क्या होगा कि फुल वोल्टेज आ जाने से V1 का वैल्यू बढ़ गया है तो कोर लॉस का जो कंपोनेंट हो जाएगा एरर में वो वैल्यू बढ़ जाएगा। पहले इसके अक्रॉस ड्रॉप होता था, अब ये फुल वोल्टेज इसके अक्रॉस आ गया तो कोर लॉस के केस में हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिमिलरली अगर हम लोग देखिए इसमें जो ऑप्शन देखते हैं तो कोर लॉस बढ़ जाता है। तो दिस अकाउंट फॉर सम लेसर प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉस। अच्छा, मोर कोर लॉस है तो हम जानते हैं कि इसमें क्या हो जाएगा, मोर कोर लॉस आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कॉपर लॉस के बारे में। तो कॉपर लॉस के बारे में अगर हम देखें दोस्तों तो कॉपर लॉस में क्या हुआ कि हम इस ब्रांच को शिफ्ट कर दिया इधर। तो कॉपर लॉस का क्या हो जाएगा, वो जो करंट है I1 उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कोर लॉस जो वैल्यू उसमें सिंस वोल्टेज फुल उसमें इंजेक्ट होता है तो वो वैल्यू बढ़ गया तो कोर लॉस बढ़ गया है। लेकिन कॉपर लॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉपर लॉस का वैल्यू कम हो जाएगा क्योंकि हम लोग इसको इधर शिफ्ट कर दिया है। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा लेसर प्राइमरी वाइंडिंग कॉपर लॉस और मोर
कोर लॉस। क्यों? क्योंकि हम लोग उसके अक्रॉस जो इम्पिडेंस का जो वैल्यू है उसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिया। R1 का वैल्यू जो सीरीज में इम्पिडेंस था उसको हम लोग नेगलेक्ट कर दिए हैं। तो उसको नेगलेक्ट कर देने से क्या होगा कि उसके अक्रॉस जो प्राइमरी कॉपर वाइंडिंग का जो कॉपर लॉस है वो वैल्यू को हम लोग नेगलेक्ट कर दिए, तो हमें जो वैल्यू आएगा एक्चुअल वैल्यू, वो वैल्यू कम आएगा। तो इसका मतलब इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एग्जैक्ट इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर इज गिवन द फिगर फॉर द इफेक्टिव सिंप्लीफिकेशन द पैरेलल मैग्नेटाइजिंग ब्रैंच कंसिस्टिंग ऑफ RC और XQ इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट ऑफ द प्राइमरी लीकेज इंपीडेंस। इसको वही क्वेश्चन है, उसको हम लोग अप्रोक्सीमेट करने के लिए इसको इधर शिफ्ट करते हैं। दिस सिंप्लीफिकेशन इंट्रोड्यूसेस द इनएक्यूरेसी इन द नेग्लेक्ट ऑफ। तो क्या इनएक्यूरेसी उसको उसमें आएगा? उसमें एक्यूरेसी आएगा द वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी इंपीडेंस ड्यू टू एक्साइटिंग करंट। तो इसमें आएगा प्राइमरी वोल्टेज ड्रॉप इन प्राइमरी इंपीडेंस ड्यू टू एक्साइटिंग करंट। आई नोट का जो वैल्यू एक्साइटिंग करंट है वो अब पहले क्या होता था दोस्तों, देखिए अब मैं इसको डायग्राम सबको बताता हूँ। पहले क्या था कि ये जो आई नोट का जो वैल्यू है वो आई नोट इससे भी ज्यादा था। यानी कि ये जो करंट था, ये जो पहले क्या था कि ये जो आई नोट जो करंट था वो करंट इस I1 के अंदर था। तो जो 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 इस I1 करंट को हम लोग क्या लिख सकते थे, I2 प्लस आई नॉट। तो इसके अक्रॉस जो इम्पिडेंस था वो था R1। अब हम इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो ये जो आई नॉट करंट है वो R1 के थ्रू नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक्साइटेशन करंट में जो इम्पिडेंस ड्रॉप का जो फैक्टर है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए हैं। तो इनएक्यूरेसी इसी के चलते आएगी। तो इसका मतलब इसमें कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ ट्रांसफार्मर लीकेज रिएक्टेंस इतना दिया है, मैग्नेटाइजिंग रिएक्टेंस XM दिया है, देन मैग्नीट्यूड सेटिस्फाइड क्या सेटिस्फाई करता है कि X1 और X2 डैश दोनों इक्वल होता है लगभग और XM से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रांसफार्मर सर्किट मोड द कोर लॉस इज रिप्रेजेंटेड एज। तो कोर लॉस को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो आपको मैंने बताया था ट्रांसफार्मर में वो इस तरह से कोर लॉस होता है, RC हम लोग लिखते हैं, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट XM होता है। तो जो इसमें क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस होता है। द फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ पावर ट्रांसफार्मर इज 0 व्हेन पावर फैक्टर ऑफ लोड इज नियर। तो यूनिटी और लीडिंग होगा। अच्छा, फुल लोड वोल्टेज रेगुलेशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है R पर यूनिट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनटू कॉस ऑफ फाई। अगर पावर फैक्टर एंगल फाई है तो कॉस ऑफ फाई प्लस एक्स ऑफ पर यूनिट इंटू साइन ऑफ फाई। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव कब होगी? जब वो लीडिंग हुआ तब। तो नेगेटिव होने से क्या होगा, ये दोनों एक पर्टिकुलर वैल्यू पे कैंसिल हो जाएंगे, तो वोल्टेज रेगुलेशन 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा 59 का वो हो जाएगा ए, यूनिटी एंड लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन ट्रांसफार्मर 0 वोल्टेज रेगुलेशन एट फुल लोड। फुल लोड में क्या होगा? पॉसिबल एट लीडिंग पावर फैक्टर लोड, हमने देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पॉजिटिव वोल्टेज रेगुलेशन इज एन इंडिकेशन ऑफ। तो ये क्या हो जाएगा? एदर इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 kVA टू 400 बाय 200 वोल्ट सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, रेजिस्टेंस इतना दिया है, रिएक्टेंस इतना दिया है। एक्चुअल रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस रिफर टू HV साइड रिस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब HV साइड में बोल रहा है दोस्तों। तो अब हम लोग HV साइड में हम लोग बेस इंपेडेंस निकालते हैं। तो HV साइड हमारा कौन सा? 400 वोल्ट वाला है HV साइड है। तो Z बेस जो होता है वो हो जाता है वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर वोल्टेज क्या है? 400 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर यानी 4 kVA यानी 4 इंटू 1000। इसके हिसाब से हम लोग Z बेस कैलकुलेट करते हैं। तो Z बेस कितना आएगा? अगर आप देखें इसको 400 इंटू 400 डिवाइडेड बाय 4000, ये 2 0 कैंसिल, 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल यानी कि 40 ओम। अब पर यूनिट क्वांटिटी दिया हुआ है, पर यूनिट क्वांटिटी दिया है 40 आया, पर यूनिट क्वांटिटी दिया है, तो इसका मतलब एक्चुअल रेजिस्टेंस हमको क्या निकालना है? तो एक्चुअल रेजिस्टेंस हो जाएगा पर यूनिट आर वैल्यू इंटू जेड बेस इंपेडेंस। तो पर यूनिट का वैल्यू दिया है 0.02 इंटू 40 यानी कि यह आएगा 0.8 ओम। तो इसमें ऑप्शन है 0.8 और 2, आप एक्स के लिए कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है the percentage resistance of power transformer for secondary side is 2.5% and turn ratio is 1:10. The percentage secondary resistance referred to primary will be। प्राइमरी में रेफर किया तो परसेंटेज रेजिस्टेंस आप हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, ये की फॉर्मूला है कि पर यूनिट में, अगर पर यूनिट में प्राइमरी साइड का पर यूनिट सेकेंडरी साइड का दोनों इक्वल होता है, क्योंकि बेस बदल जाता है, तो इसके हिसाब से आंसर 2.5 होगा। तो पर यूनिट में अगर पूछा जाए तो दोनों इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए 3 phase 5 kV 5 MVA टच सिस्टम
व्हाट इज द बेस इंपेडेंस, तो 5 केवी और 5 एमवीए सिस्टम दिया है, तो इसके हिसाब से बेस इंपेडेंस हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज स्क्वायर डिवाइडेड बाय पावर, वोल्टेज का स्क्वायर इसमें क्या आएगा 5 केवी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 एमवीए, इसके हिसाब से इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो सही आंसर आएगा 5 ohms। नेक्स्ट क्वेश्चन है, in a transformer percentage resistance of 2% and percentage reactance of 4%, what are the regulation at power factor 0.8 lagging and 0.8 लीडिंग। तो वोल्टेज रेगुलेशन हमने देखा है कि इसका जो फॉर्मूला होता है आर पर यूनिट इंटू कॉस फाई प्लस माइनस एक्स पर यूनिट इंटू साइन फाई, प्लस केस होता है लैगिंग लोड के लिए, माइनस केस होता है लीडिंग लोड के लिए। तो लैगिंग के लिए हम लोग सबसे पहले इसमें क्या ले लेंगे, इसमें जो लैगिंग के लिए हम लोग प्लस ले लेंगे, तो प्लस लेने पे क्या आएगा दोस्तों, देखिए लैगिंग के केस में आर पर यूनिट है 4%, तो यानी 4% परसेंट में ही अभी हम देखते हैं इंटू कॉस फाइव, यानी कि 0.8 प्लस एक्स, यानी कि ये आएगा परसेंटेज रेजिस्टेंस, सॉरी 2% है, 2% है रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस है 4%, तो 4 इंटू 0.8 है अगर तो कॉस फाइव, तो साइन फाइव जाएगा 0.6, अगर इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करें तो इसका सही आंसर आएगा 4%, तो इसका मतलब इसका सही आंसर आ जाएगा ए। आप एक्स लीडिंग पावर फैक्टर के लिए भी कैलकुलेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a 10 kVA 400 by 200 volt single phase transformer with a resistance of 3% and reactance of 6% is supplying a current to a resistive load। अब resistive load दिया है दोस्तों, तो cos फाई का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि रेजिस्टिव लोड में फाई का वैल्यू होता है 0, यानी पावर फैक्टर एंगल होता है 0, तो आप इसके हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। तो अभी आप देखिए, तो इसका मतलब है कि वोल्टेज रेगुलेशन इसके केस में क्या निकलेगा, रेजिस्टेंस है 3%, 3% इंटू कॉस ऑफ फाई, कॉस ऑफ फाई यानी कि 1 प्लस उसके लिए साइन फाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि अगर फाई 0 है तो साइन फाई का वैल्यू 0 होता है, तो 0, तो इसके हिसाब से इसका जो सही आंसर आएगा 3% वोल्टेज रेगुलेशन आएगा। 3% यानी 200 वोल्ट हमारा सेकेंडरी साइड में है, लोड के अक्रॉस में निकालना है, तो 200 वोल्ट हमारा पास यहाँ पर जनरेटेड वोल्टेज है और वोल्टेज रेगुलेशन 3% है, तो इसका मतलब 200 का जो 3% होता है वो होता है 6, तो आप 200 में से 6 माइनस कीजिएगा तो आएगा ये 194, इसका मतलब सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लॉसेस इन ए ट्रांसफॉर्मर आर कॉपर लॉस, एडी करंट लॉस, हिस्टेरिसिस लॉस। तो कांस्टेंट पावर लॉस क्या आ जाएगा इसमें दोस्तों, तो कांस्टेंट पावर लॉस होता है एडी करंट लॉस और हिस्टेरिसिस लॉस, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 2 and 3 ओनली, सी आंसर इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए ट्रांसफॉर्मर द हिस्टेरिसिस एंड एडी करंट लॉसेस डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड करता है, सप्लाई फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, वो लोड करंट पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि ये कांस्टेंट लॉसेस होते हैं हिस्टेरिसिस और एडी करंट लॉसेस। टाइप ऑफ लैमिनेशन पे भी डिपेंड नहीं करता है, एडी करंट लॉस डिपेंड करता है लेकिन थिकनेस ऑफ लैमिनेशन पे डिपेंड करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2 and 4, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए पावर ट्रांसफार्मर आयरन लॉसेस रिमेन्स प्रैक्टिकली कांस्टेंट फ्रॉम नो लोड टू फुल लोड, दिस इज बिकॉज किसके लिए क्या होता है, कोर फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट, कोर फ्लक्स कांस्टेंट होता है इसके लिए। इन ए पावर ट्रांसफार्मर इफ इन ए प्लेस ऑफ साइनसॉइडल वेव ए पीक वेव वोल्टेज इज फेड टू द प्राइमरी, पीक वेव वोल्टेज फेड किया जाता है तो आयरन लॉसेस विल बी लेस, पीक वोल्टेज फेड करने से आयरन लॉसेस कम होता है, आप इसे याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज हिस्टेरिसिस लॉस डिपेंड, तो हिस्टेरिसिस लॉस किस पे डिपेंड करता है, तो वो डिपेंड करता है फ्लक्स डेंसिटी पे एंड फ्रीक्वेंसी पे। देखिए हिस्टेरिसिस लॉस का जो फॉर्मूला होता है, डायरेक्टली आप अगर आप देखिए वी बाई एफ रेशियो से, तो v पे पावर x, f पे पावर x माइनस 1, इसके डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है कब, अगर v बाई एफ रेशियो कॉन्स्टेंट नहीं रहा तो, और अगर वो कांस्टेंट रहा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ओनली फ्रीक्वेंसी के, तो ये दो फॉर्मूला आप याद रखिएगा, बहुत जगह यूज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फुल लोड कॉपर लॉस एंड आयरन लॉस ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, द कॉपर एंड आयरन लॉस एट हाफ लोड। देखिए आयरन लॉस का क्या है कि किसी भी लोड हो, हाफ लोड हो, फुल लोड हो, 75% लोड हो, नो लोड हो, किसी भी केस में जो आयरन लॉस होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो अब आयरन लॉस अगर कांस्टेंट हमेशा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये 5000 आएगा आयरन लॉस किसी भी लोड पे, तो इससे आप एलिमिनेट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम आपको कॉपर लॉस निकालना हुआ, तो कॉपर लॉस जो होता है वो लोडिंग जो होता है, लोडिंग फैक्टर उसके एम स्क्वायर के प्रोपोर्शनल में होता है, तो अगर हाफ लोड बोला जाए तो वो हो जाएगा 1/4 इंटू 6400, यानी कि इससे आप निकालेगा तो 1600 निकलेगा, तो इसका मतलब सही आंसर उसका आ जाएगा 72 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the frequency of input voltage of a transformer is increased by keeping magnitude of voltage unchanged, फ्रीक्वेंसी बढ़ा गया है इनपुट वोल्टेज का, मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज अनचेंज, यानी कि इस केस में आप क्या है वी बाई एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वोल्टेज में कोई चेंजेस नहीं है, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया है,
बोथ हिस्टैरिसीस लॉस एंड ईडी लॉस करंट कोर विल इंक्रीज। इसी केस में क्या होगा, अब देखते हैं। इसी केस में होगा डी आंसर सही। कैसे बताता हूं मैं। हिस्टैरिसीस लॉस विल डिक्रीज बट ईडी करंट लॉस विल रिमेन अनचेंज। देखिए, अगर दो केसेस होता है दोस्तों, फिर से मैं आपको बताता हूँ, दो केसेस होता है। अगर V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट रहा तो हिस्टैरिसीस लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, और जो ईडी करंट लॉस होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। ठीक है। अब अगर V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट नहीं रहा, जो कि इस केस में है, कांस्टेंट नहीं रहा, तो जो ईडी करंट लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज स्क्वायर के, और जो हिस्टैरिसीस लॉस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा V पे पावर एक्स एन स्टेटमेंट कांस्टेंट, जो जनरली 1.6 से 1.8 होता है, डिवाइडेड बाय जो फ्रीक्वेंसी होता है पे पावर x माइनस 1। ठीक है। तो अब इसके केस में देखिए क्या है कि ईडी करंट लॉस तो विल रिमेन अनचेंज होगा, तो इसे तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं। हिस्टैरिसीस लॉस क्या होगा, फ्रीक्वेंसी सिंस बढ़ा दिया हमने, तो ये क्वांटिटी ऑलवेज को बढ़ा दिया हमने, तो ये जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी बढ़ जाएगा, तो इसका मतलब क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब सही, इसका सही आंसर हो जाएगा डी, 73 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल आयरन लॉस इन अ ट्रांसफॉर्मर एट नॉर्मल फ्लक्स डेंसिटी वाज मेजर्ड एट 25 hertz and 50 hertz was found to be 250 and 800 respectively. The hysteresis lot at 50 hertz. देखिए, अभी इसमें क्या करना है हमें, नॉर्मल फ्लक्स डेंसिटी, यानी फ्लक्स डेंसिटी इसमें कांस्टेंट होता है, V बाय एफ रेशियो कांस्टेंट है। तो उस केस में मैंने आपको बताया था कि जो हिस्टैरिसीस लॉस होता है वो होता है K1 इंटू फ्रीक्वेंसी, और ईडी करंट लॉस होता है वो होता है K2 इंटू फ्रीक्वेंसी स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो हमने दो कांस्टेंट ले लिया है। अब हमारे पास टोटल आयरन लॉस होगा वो हिस्टैरिसीस प्लस ईडी करंट लॉस होगा, यानी कि K1 इंटू एफ होगा प्लस K2 इंटू एफ स्क्वायर होगा। अब पहले केस में है 25 हर्ट्ज का, तो 25 हर्ट्ज के केस में हम लोग लिखेंगे पी आयरन लॉस 25 इज इक्वल टू K1 इंटू 25 प्लस K2 इंटू 25 का होल स्क्वायर। अब ये क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर हम लोग 50 हर्ट्ज में लिखें तो P50 इज इक्वल टू K1 इंटू 50 प्लस K2 इंटू 50 का होल स्क्वायर। अब दोनों केस में वैल्यू दे दिया है। P25 का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 250, और P50 का जो वैल्यू दिया है वो दिया है 800। तो इसको अगर हम इक्वेशन में लिखा लें और K1 और K2 के लिए सॉल्व करें तो उसके हिसाब से हिस्टैरिसीस लॉस यानी K1 का अगर पूछा है तो उसको हम लोग कैलकुलेट अगर करें तो K1 का जो वैल्यू आता है वो आएगा 4। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो इसका मतलब है कि जो हिस्टैरिसीस लॉस हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू जो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज पे पूछा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 200 वाट। तो इसका मतलब है इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 200 वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्टैरिसीस एंड एडी करंट लॉसेस ऑफ सिंगल फेज ट्रांसफार्मर वर्किंग ऑन 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई आर इतना, द परसेंटेज डिक्रीज इन द लॉसेस व्हेन ऑपरेटेड इन। अब पहले केस में V बाय एफ रेशियो निकालते हैं, तो हम लोग पहला केस V बाय एफ 1 यानी पहला केस में निकालते हैं, वो कितना आएगा 200 वोल्ट डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 4। दूसरा केस देखते हैं V बाय एफ 2, उसी केस में होगा 160 डिवाइडेड बाय 40 यानी कि 4। तो सिंस V बाय एफ रेशियो चेंज नहीं हुआ है तो इसका मतलब है कि जो PD जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो हो जाएगा K1 इंटू एफ, पीडी करंट लॉस हो जाएगा यानी K2 इंटू एफ स्क्वायर। अब इसमें सिंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हिस्टैरिसीस लॉस के, और हिस्टैरिसीस लॉस में चेंजेस कितने परसेंट का आया है, 50 माइनस 40 डिवाइडेड बाय 50 यानी कि 20% का। तो हिस्टैरिसीस लॉस में भी चेंजेस कितना आएगा 20% का। तो इससे आप एलिमिनेट करके बी आंसर निकाल सकते हैं। ईडी करंट लॉस में फ्रीक्वेंसी स्क्वायर है तो चेंजेस कितना आया है 20% का चेंज आया है, तो उसके हिसाब से आप निकालिएगा तो 36% आएगा। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स मैं आपके पास लाता रहूँ। इस तरह के क्वेश्चन जो है SSC, जेई, MPPSC, जेई, गेट, ESC, बाकी सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।